गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम अपना न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सटर्नल जो सोर्सेज थे रिक्रूटमेंट के, उसके एडवांटेजेस और लिमिटेशन। इस चैप्टर का स्टूडेंट्स हमारा ये लास्ट टॉपिक है। इससे पहले इस चैप्टर में मैं आपको जो है बता चुकी हूँ, प्लीज़ आप यहाँ देखेंगे कि क्या क्या हम डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं सोर्सेज के बारे में, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्सेज मेनली टू टाइप्स के थे, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। कर चुके हैं हम ये। जो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट हैं वो हमारे कितने थे, याद है आपको? बिल्कुल इजी थे जो, और 3 ही थे सिर्फ। आई होप आप सबको याद होगा ये टॉपिक। इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, जहाँ पर रिक्रूटमेंट की जाती थी विद द एम्प्लॉइज़ वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमारे पास थे स्टूडेंट्स ट्रांसफ़र, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में एम्प्लॉय को शिफ्ट करना, ठीक है, या फिर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय को शिफ्ट करना, ट्रांसफ़र करना, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रमोशन। प्रमोशन में क्या होता है, जब एक एम्प्लॉई लोअर रैंक से हायर रैंक पर ट्रांसफ़र किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ट्रांसफ़र में हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में या एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में एम्प्लॉइज़ को भेजते हैं। तो यहाँ पर उनकी ड्यूटीज़, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी सैलरी पे कोई ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता। बट प्रमोशन में हम लोअर रैंक से अपर रैंक पे भेजते हैं एम्प्लॉइज़ को, तो इससे उनकी सैलरी भी बढ़ जाती है, उनका स्टेटस बढ़ जाता है, उनकी ड्यूटीज़, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। एंड लास्ट में अगर हम बात करें ले ऑफ की, ले ऑफ मैंने आपको बताया था टेम्परेरीली जो रिमूव हो गए थे एम्प्लॉइज़ ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वर्क, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्शन, उनको आपने काम पे वापस बुलाया। इस तरह से ये रिक्रूटमेंट की जाती थी। हो गया था हमारा ये। उसके बाद मैंने आपको इसके बहुत से एडवांटेजेस और लिमिटेशंस भी बताए थे कि जब ऑलरेडी जो वर्कर्स काम कर रहे हैं कंपनी में, उनके थ्रू हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या उसके फ़ायदे मिलते हैं। लाइक एम्प्लॉइज़ मोटिवेट हो जाते हैं, इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, एम्प्लॉइज़ की कैपेबिलिटीज़ का ऑलरेडी हमें पता होता है क्योंकि वो पहले से ही यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस में हमने डिस्कस किया था कि इससे जो न्यू पर्सन्स हैं, जो यंग ब्लड है, उनको बिज़नेस में एंट्री करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि आप इंटरनल सोर्सेज के थ्रू रिक्रूटमेंट कर रहे हो ना। जो एम्प्लॉइज़ ऑलरेडी वर्किंग हैं कंपनी में, उन्हीं से रिक्रूटमेंट कर रहे हो। तो जो न्यू एम्प्लॉइज़ हैं उनको कंपनी ज्वाइन करने का मौका ही नहीं मिलता, एक नया टैलेंट आपके सामने नहीं आता, ठीक है। तो ये मेन कमी थी, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के जो सोर्सेज हैं वो हमें यूज़ करने पड़ते हैं। सो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के जो टॉपिक्स थे, जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के सोर्सेज थे, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें बहुत सारे थे। इसमें आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज था, इसमें हमारा था प्लेसमेंट एजेंसीज, इसमें हमारा था कैंपस रिक्रूटमेंट, इसमें था डायरेक्ट कॉलिंग, ठीक है। तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के बहुत सारे टॉपिक थे जो हमने 1 बाय 1 अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा था, काफ़ी सारे सोर्सेज थे, तो मैंने आपको 1 बाय 1 अच्छी तरह से ये समझाए थे। तो लास्ट वीडियो में हमारे रह गए थे एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, जो मैं आज के वीडियो में आपको क्लियर करवा दूंगी। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के स्टूडेंट आप एडवांटेजेस देखें क्या है। फर्स्ट है आपका क्वालिफाइड पर्सोनल। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के थ्रू जब रिक्रूटमेंट होती है तो क्वालिफाइड पर्सोनल आपको मिलते हैं, ठीक है, जो क्वालिफिकेशन अचीव कर चुके होते हैं, जो पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो फुलफिल कर चुके होते हैं, तब जाके वो अपॉइंट होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है वाइड चॉइस। वाइड चॉइस तो है ही पड़ी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आई हैं। लाइक मुझे 10 पोस्ट वैकेंट हैं जो फिल करनी है, तो उसके लिए मेरे पास 1000 एप्लीकेशंस आ गई,
कैसे भी आई हों, चाहे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू आई हों, चाहे प्लेसमेंट एजेंसीज ने कॉन्टैक्ट हमें दिए हों उनके, या फिर कैंपस के थ्रू, कैसे भी करके हमारे पास जो है 1000 एप्लीकेशंस आ गई हैं। तो नाउ वी हैव वाइडर चॉइस टू चूज़ अमंग देम, ठीक है। आउट ऑफ देम वी कैन चूज़ द बेस्ट कैंडिडेट जो कि डिज़र्विंग है, जो कि कैपेबल है, जिसको एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, ऐसे पर्सन को हम अपॉइंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास चॉइस जो होती है वो वाइडर होती है। वाइडर चॉइस आप अपने आप ही गेस कर सकते हो कि कैसे होती होगी, क्योंकि हमारे पास एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के कितने सारे सोर्सेज थे। हम उसके थ्रू एप्लीकेशंस इनवाइट करेंगे तो पता नहीं कितने ही लोग जो ज़रूरतमंद होंगे, जो अनएम्प्लॉयड होंगे या जो किसी बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश में होंगे, वो अपनी एप्लीकेशन हमें भेजेंगे। तो हमारे पास अब चॉइस है कि हम उसमें से बेस्ट को चूज़ करें जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, नॉलेज भी है, स्किल्स भी हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस भी है। तो यहाँ पे हमारे पास चॉइस जो होती है वो वाइडर होती है। देन फ्रेश टैलेंट आता है आपके पास। मतलब इसमें आप खुद भी नोटिस कर सकते हो कि जब न्यू एम्प्लॉयज़ आते हैं ना कंपनी में, तो उनमें पूरा जोश होता है काम करने का। उनको ये होता है कि हमें अच्छे से हर एक काम सीखना है। एक पर्सन को ऑलरेडी काम आता है तो उसको जो आता है वो उतना काम कर देगा और वो वहाँ पर अपनी एक पोजीशन बना चुका होता है। पर एक फ्रेश टैलेंट, जब कोई फ्रेश एम्प्लॉई, एक न्यू एम्प्लॉई कंपनी में आता है ना, तो उसको अपना प्लेस वहाँ बनाना होता है, उसको वहाँ पर अपना प्लेस बनाना होता है कंपनी के अंदर, ठीक है। तो वो हर काम को फुल डेडिकेशन के साथ करता है। उसको ये होता है कि मैं सब कुछ सीखूं और नया काम करने में उसको मज़ा भी आ रहा होता है, जिसका अल्टीमेट बेनिफिट किसको मिलता है? कंपनी को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? फ्रेश टैलेंट में आप देखोगे डेडिकेशन ज़्यादा होती है काम को करने की, सीखने की चाह उसमें ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से हमें बहुत से फ़ायदे मिलते हैं। लेस चांस ऑफ फेवरटिज्म के चांसेस यहाँ पे कम रहते हैं। क्यों? पार्शियलिटी नहीं होगी यहाँ पे, बिकॉज ऑल आर अननोन टू यू। जब आपके पास एप्लीकेशंस आई, आपको एप्लीकेशंस में से एक बेस्ट कैंडिडेट को चूज़ करना है, तो वहाँ पे क्या है? फेवरेट जो है, कुछ पार्शियलिटी नहीं होगी, कुछ आप किसी का फेवरिज्म नहीं कर रहे कि मुझे इसको अपॉइंट करना है या इसको अपॉइंट नहीं करना। इस तरह से कोई फेवरिज्म की बात नहीं आएगी, ठीक है। जबकि इंटरनल सोर्सेज में क्या होता था? 3 या 4 एम्प्लॉई वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन हैं, आप उन्हें जानते हो, उन चारों में से किसी एक को प्रमोट करना है, तो मे बी आपकी जिससे बहुत अच्छी बनती हो, बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो, या कोई भी रीज़न हो सकता है, तो उसमें आप उसको जो है पार्शियलिटी करके किसी एक एम्प्लॉई को प्रमोट कर दो जो एक्चुअली में डिज़र्विंग नहीं था। लेकिन यहाँ पर सभी अननोन है, आपके पास फ्रेश एप्लीकेशंस आई हैं, आउटसाइडर सोर्स से आई है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेस पे चूज़ करना है, ठीक है। फेवरिज्म नहीं है यहाँ। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट क्यों होती है? क्योंकि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं जो कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे थे, न्यू एम्प्लॉयज़ जो कंपनी में अब आए रिक्रूटमेंट के थ्रू, इनमें एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होगी जो पॉजिटिव इफेक्ट लाएगी, पॉजिटिव स्पिरिट होगी ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई को लगेगा कि कहीं न्यू एम्प्लॉई हमसे आगे ना निकल जाए, इसलिए हमें अच्छा काम करना है। न्यू एम्प्लॉयज़ को लगेगा कि पुरानों के बीच में हमें जगह बनानी है, तो हमें अच्छा काम करना है। तो एक दूसरे के साथ कंपटीशन के चक्कर में दोनों ही अच्छा काम करेंगे, ऐसा होगा ना। उनके बीच में क्या है? एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट का मतलब होता है कि एक दूसरे से आगे निकलने की एक फीलिंग है उनके अंदर, और जो पॉजिटिव वे में है, नेगेटिव नहीं है। वो दोनों एक दूसरे का लॉस नहीं कर रहे कि यार मैं इसको आगे नहीं निकलने दूंगा, इसको अच्छा काम नहीं करने दूंगा, ऐसी फीलिंग नहीं है उनके मन में। उनके मन में ये फीलिंग है कि जो ओल्ड एम्प्लॉयज़ हैं वो सोच रहे हैं कि नया आगे ना निकल जाए, इसलिए मैं अपना 100% दूँ, कहीं से कोई कमी ना छोड़ूँ काम में। और न्यू को लगेगा कि पुरानों के बीच में जगह बनानी है, इसलिए मैं भी अपना 110% दूँ, 100% से भी ज़्यादा दूँ, बेस्ट करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इसका अल्टीमेट बेनिफिट तो कंपनी को ही मिलेगा। ये सारी बेनिफिट कंपनी के लिए ही हैं कि क्वालिफाइड पर्सोनल है, अच्छे से एक्सपीरियंस लेके आए हैं, ट्रेनिंग करके आए हैं, फ्रेश टैलेंट हमारे सामने आएगा, नए मेथड्स लगाएंगे वो काम को करने के, नए तरीके बताएंगे कि इस काम को कैसे करें कि ये और अच्छा हो जाए। सो ऑल दीज बेनिफिट्स विल बी एक्वायर्ड बाय द कंपनी। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लिमिटेशंस कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। जैसे इंटरनल सोर्सेज की कुछ लिमिटेशंस थी, वैसे ही एक्सटर्नल सोर्सेज की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो क्या है आप देखें। एक तो होगा डिससेटिस्फैक्शन, ठीक है। ये जो डिससेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग होगी ना, ये हो गई आपके
एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ में, जो ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे थे। ध्यान से समझो आप इस चीज़ को कि जो आपकी कंपनी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं ना, उनमें डिससेटिस्फेक्शन की फीलिंग रहेगी। क्यों? बिकॉज उनको ये लगेगा कि हम इतने सालों से काम कर रहे हैं और अब हायर रैंक पे अगर कोई पोस्ट खाली हुई है तो हमें मौका क्यों नहीं दिया, हमें प्रमोट क्यों नहीं किया, क्यों ये बाहर से फ्रेश न्यू एम्प्लॉयज़ को बुला रहे हैं। हम इतने सालों से कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, इतने एफर्ट्स कर रहे हैं, दिन रात एक किया है हमने, तो अगर अब हायर रैंक पे कोई पोस्ट वैकेंट हुई थी तो वी शुड गेट अ चांस टू प्रमोट, हमें मौका मिलना चाहिए था आगे जाने का। लेकिन यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, आउटसाइडर्स को इनवाइट कर रही है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ में एक डिससेटिस्फेक्शन की फीलिंग आ जाएगी। आगे हम बात करें तो ये एक लेंथी प्रोसेस है। लेंथी प्रोसेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन इनवाइट करनी है, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा फॉलो करना है, रिटन एग्ज़ाम का, और उसके बाद जो है इंटरव्यू का, मेडिकल एग्जामिनेशन का, कितना कुछ आगे चलेगा। तो इसलिए ये क्या हो जाता है, एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है, वेयर यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम एंड एफर्ट्स। ठीक है, आपको करना पड़ेगा, अपना टाइम भी लगाना पड़ेगा, अपने एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे। तो दैट इज़ अ लेंथी प्रोसेस। ओके, अब बात करते हैं कॉस्टली प्रोसेस। कॉस्टली प्रोसेस है क्योंकि आपका टाइम नहीं लग रहा, आप ऐड वगैरह दोगे, ठीक है, या प्लेसमेंट एजेंसीज के थ्रू रिक्रूटमेंट करवाओगे, कोई कमीशन लेगा आपसे एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करवाने के लिए, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, तो क्या वो आपसे कमीशन नहीं लेंगे। ठीक है, तो कॉस्टली प्रोसेस है क्योंकि आपका टाइम लग रहा है प्लस आपकी मनी भी लग रही है, एडवर्टीजमेंट पे खर्चा हो रहा है। ठीक है, चांसेस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन है बिकॉज आप जो है अनअवेयर हैं उसके जो उसका बैकग्राउंड है या जो उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं उनसे आप क्या हैं, अनअवेयर हैं। इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या होता था कि हम रिक्रूट करते थे उन एम्प्लॉयज़ को जो ऑलरेडी कंपनी में थे, उनको हायर रैंक पे दे देते थे, या उनका ट्रांसफ़र कर देते थे, या उनको प्रमोट कर देते थे। तो वहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटीज़ के बारे में ऑलरेडी जानते थे, उनका क्या बैकग्राउंड है, उनकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, उनकी कितनी एफिशिएंसी है, कितनी स्किल्स हैं, उसमें हर सब कुछ हमें पता होता था। बट यहाँ पे क्या है कि आउटसाइडर्स हैं, मे बी कि उन्होंने रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर दिया, मे बी उन्होंने इंटरव्यू भी क्लियर कर दिया, बट उस बंदे में काम करने की कोई डेडिकेशन ही नहीं है, कंपनी के फ़ायदे के लिए, कंपनी की ग्रोथ के लिए वो कुछ भी नहीं कर रहा। नॉलेज है उस पर्सन को बट डेडिकेशन नहीं है। ठीक है, और वो मोटिवेट भी नहीं हो रहा काम करने के लिए, वो ये समझ ही नहीं रहा कि कंपनी के फ़ायदे में ही उसका फ़ायदा है। ठीक है, तो रॉन्ग सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं क्योंकि आप पर्सनली तो किसी को नहीं जानते ना जो आउटसाइडर्स आ रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयज़ का बार बार काम को छोड़कर जाना। लेबर टर्नओवर, एम्प्लॉयज़ का बार बार काम को छोड़कर जाना। ठीक है, जल्दी से एम्प्लॉयज़ का चेंज हो जाना। आपके कुछ एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने काम छोड़ दिया, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया, आपने उनकी जगह न्यू एम्प्लॉयज़ रिक्रूट कर लिए। थोड़े टाइम बाद उन्होंने भी छोड़ दिया और आपने फिर और न्यू एम्प्लॉयज़ रिक्रूट कर लिए। और इस तरह से बार बार जब एम्प्लॉयज़ जल्दी जल्दी से एम्प्लॉयज़ कंपनी के चेंज हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कि उस कंपनी का जो लेबर टर्नओवर है वो हाई है। तो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की वजह से इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर बढ़ जाता है। लेबर टर्नओवर बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? क्योंकि जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है, उनको पता है कि जो कंपनी है उसने तो एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू रिक्रूटमेंट करनी है, हमारे प्रमोशन का कोई चांस नहीं है। तो जैसे ही उन्हें कहीं और बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो आपकी कंपनी को छोड़ देंगे क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है आगे बढ़ने का, यहाँ पे तो जिस लेवल पे हम हैं उसी पे रह जाएंगे। बट अगर हम चेंज करते हैं, उन्हें कहीं भी प्रमोशन मिल रहा है, कहीं भी इससे अच्छी पोस्ट मिल रही है, कहीं भी इससे अच्छी सैलरी मिल रही है, तो वो चेंज कर देंगे, जिससे क्या होगा, लेबर टर्नओवर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपकी कंपनी में इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट यूज़ होते हैं, जहाँ ट्रांसफ़र प्रमोशन होता है, वहाँ आपके एम्प्लॉयज़ में एक होप बनी रहती है कि कल को हम प्रमोट हो सकते हैं। अगर हम अपने टारगेट्स अचीव करें, अगर हम अपने जो है फुल एफर्ट्स लगाएं काम करने में, तो कल को हमें एप्रिसिएशन के तौर पे प्रमोशन मिल सकता है, तो वो वहाँ बंदा एक ही कंपनी में टिक के रहेगा। बट अगर ये उन्हें एश्योरिटी ही नहीं है कि कल को उनको जो है प्रमोशन मिल सकता है, कल को इसी कंपनी में उनकी ग्रोथ हो सकती है, तो फिर वो क्यों करेंगे? फिर तो वो जैसे ही फर्स्ट हैंड अपॉर्चुनिटी मिली, कहीं भी मौका मिला, आपकी कंपनी को छोड़ देंगे।
ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने आज क्या किया है, हमने आज का टॉपिक पढ़ा है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इस टॉपिक के साथ स्टूडेंट्स आज आपका रिक्रूटमेंट वाला जो टॉपिक है, स्टाफिंग का ही एक पार्ट हम कर रहे हैं। स्टाफिंग के पार्ट में हमने 3 पार्ट डिस्कस करने हैं। दोबारा से बता दूं आपको, बार बार मैं पुराने टॉपिक्स रिवाइज करवा देती हूँ बिकॉज ये कंप्लीट थ्योरी है, कहीं कोई दिक्कत ना हो आपको, पुराने टॉपिक्स आप भूल ना जाओ इसलिए। स्टाफिंग हमारा मेन टॉपिक था, मेन यूनिट थी, जिसमें हमारे 3 सब टॉपिक्स रहेंगे, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। ये स्टाफिंग में आ जाते हैं 3 टॉपिक्स, जिसमें से आज मैंने आपको रिक्रूटमेंट कंप्लीट करवा दिया। रिक्रूटमेंट में देखो आपको मैंने मीनिंग भी करवा दिया था, सोर्सेज में इंटरनल हो गया था लास्ट वीडियो में, इंटरनल के एडवांटेज और लिमिटेशंस मैंने साथ में ही करवा दिए थे क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 3 ही सोर्सेज थे जो बहुत ईजी थे। फिर मैंने आपको एक्सटर्नल करवा दिए थे 1 बाय 1, यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स थे, बहुत सारे सोर्सेज थे, यहाँ पर कुछ के नाम भी देखो मैंने यहाँ लिखे हैं, डायरेक्ट कॉलिंग या कैजुअल कॉलर्स होते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसीज, कैंपस रिक्रूटमेंट, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, बहुत सारे और भी हो सकते हैं। यहाँ पर लास्ट वीडियो को आप देख लेना तो आपको पता चल जाएगा। एंड फिर मैंने बताया आपको इसके फ़ायदे और इसके लिमिटेशंस। अभी ऐसा नहीं है कि हर जगह इंटरनल होता है या ऐसा नहीं है कि हर जगह एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू रिक्रूटमेंट होता है। इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी, इट डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इट डिपेंड्स कि कंपनी नई है या पुरानी है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द नीड। तो बहुत सारे सर्कमस्टांसिस हो सकते हैं जहां मैनेजमेंट को डिसीजन लेना पड़ता है कि हम रिक्रूटमेंट कैसे करें, बट दोनों ही रिक्रूटमेंट सोर्सेज के अपने अपने एडवांटेज और अपने अपने लिमिटेशन हैं। ओके स्टूडेंट, अभी आपको इसे रिवाइज करना है, अपनी बुक में से इसे पढ़ना है और अपने बिल्कुल ही फेयर नोट्स बनाकर मुझे सेंड करने हैं। कोई भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ये सारा का सारा होमवर्क, ये सारे के सारे नोट्स कंप्लीट कर लें। ओके, थैंक यू सो मच।